नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त से करे होंगे। देखो, आज का जो वीडियो है क्लास 10 के लिए, आज का जो वीडियो है क्लास 10 के लिए है। और कौन सा विषय है? सामाजिक विज्ञान का देखने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान का देखने वाले हैं। मॉडल प्रश्न पत्र किस साल का? 2022-23 का देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इस बार जो 2024 में जो एग्जाम होगा मैट्रिक का, वो किस तरह होगा ना, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया जाएगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया जाएगा। 50 अंक का मेरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा। जब ध्यान से सिलेबस को जान लीजिएगा, इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगा। इस चैनल से आपको एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा और प्रत्येक साल का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आसान लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो आज देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र जो है 2022-23 का देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्या देखने वाले हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में। आज का पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लेकर देख लीजिएगा। इसका जो मॉडल पेपर का और इसका सॉल्यूशन भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लेकर देख लीजिएगा। लिंक जितना कोशिश करेंगे डालने का, यदि हो जाए तो इसका पीडीएफ भी डाल देंगे और इसका जो सॉल्यूशन है उसका भी पीडीएफ डाल देंगे। बहुत आसान शब्दों में लिखने का प्रयास किए हैं। समझ आएगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक। और एक बात, यदि मैं पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। इससे क्या है, तो अपने दोस्तों को, तुम्हारे दोस्तों को भी मदद मिल सके। तो देखने वाले आज हम लोग मॉडल पेपर सोशल साइंस का देखने। देखो क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मिलने वाला है, इस क्वेश्चन आपको एग्जाम में, इससे क्या होगा, आप बना लीजिएगा ना इसको, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं डाउट होगा, क्योंकि इससे आप लोग समझ जाइएगा, हल्का हल्का कुछ समझ जाइएगा। आप लोग जो है कुछ तो समझ जाइएगा। इससे क्या होता है, एग्जाम में लिखने का प्रयास कभी भी। और एक बात, कभी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटने का प्रयास नहीं करना है। कभी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हो सके समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करना है। कभी भी रटा तो समझ के बीच में कटा। जो बच्चा रट लिया कोई सब्जेक्टिव को, वो समझो बीच में कट जाएगा। तो देखो, ज़्यादा रटा हुआ ज़्यादा खिंद याद नहीं रहता। जो समझता है वो इसी वाला ज़्यादा खिंद तक रहता है। इसलिए क्वेश्चन को समझ लीजिएगा सही ढंग से। इससे क्या, तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ के आपने से लिखना है। इसलिए हम बता दे रहे हैं, खाली समझाने का प्रयास करेंगे और जितना हो सके वीडियो को अधिक से शेयर करना। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। देखो इसका जो क्वेश्चन आंसर है, एक मेरा अलग पीडीएफ से बनाए हुए ये लोग। जितना देखो यहाँ पर जितना क्वेश्चन है, यहाँ पर ये सब क्वेश्चन है, इसके आंसर अलग एक टाइपिंग किए हुए हैं। बहुत मेहनत से लगाए हैं इसको टाइपिंग करने में। 19 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको भी हम लोग पीडीएफ में देखते हैं। चलो उसका पीडीएफ निकालते हैं। तो एक मिनट जरा रुक जाइए। तो देखिए क्वेश्चन तो आ गया है। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, वियना सम्मेलन की मेजबानी की, यही क्वेश्चन था ना। देखो हम इसको टाइपिंग किए हैं और इसका आंसर आसान लैंग्वेज से बहुत आसान शब्दों में बताने का प्रयास किए हैं। तो यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। देखो चलो क्वेश्चन के चलते, पहला क्वेश्चन दिया है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसने किया था? मेटरनिक ने। किसने किया था? मेटरनिक ने किया था, है ना। देखो इसको लिखना किस तरह है, ये क्वेश्चन का हल्का उतार देना है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक ने किया था। किसने किया था? मेटरनिक ने किया था। बिल्कुल आसान शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सब देखो क्वेश्चन को जितना बार लिखोगे और जितना बार समझोगे उतना फायदा है ना, आप लोग को उतना लाभ मिलने वाला। देखो उत्तर इसका क्या हो जाएगा कि भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल स्थापना कब हुआ था? 1818 में हुआ था। कहाँ पर? कोलकाता में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में। 1818 में हुआ था। और कहाँ पर? कोलकाता में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है खरीफ फसल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरीफ फसल किसे कहते हैं? जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, जो अभी वर्षा ऋतु चल रहा है। और देखो वैसा फसल जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है उसी को बोलते हैं खरीफ फसल। और जायद फसल किसको बोलते हैं? जो गर्मी दिन में उगाया जाता है बोलते हैं रबी फसल। तीन प्रकार का फसल होता है ना। और रबी फसल क्या होता है? जो शीत ऋतु में उगाया जाता है। जो शीत ऋतु में उगाया जाता है उसको बोलते हैं रबी फसल। तो यहाँ पर पूछा गया कि खरीफ फसल किसे कहते हैं, सिंपल सा। तो देखो सिंपल से इसका आंसर देना कि वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। और देखो हल्का सा कुछ ऐड किए हैं, जानना बहुत जरूरी है कि वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। जो खरीफ फसल बोने का देखो खरीफ फसल का जो अवधि होता है वो कब से कब महीना तक होता है कि खरीफ फसल की जो अवधि होती है जुलाई से अक्टूबर तक चलता है। कितना महीना तक चलता है? जुलाई से अक्टूबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना का अवधि होता है। 4 महीनों का अवधि होता है। और 4 महीनों में मेरा फसल कट के भी हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो जुलाई में क्या करते हैं हम लोग? बुआई करते हैं। और अक्टूबर में क्या करते हैं? कटाई करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। ये जुलाई से अक्टूबर तक रहता है। लेकिन देखो फसल बोने का समय कब होता है? जुलाई में। जून जुलाई में फसल बोया जाता है और फसल काटते हैं कब? अक्टूबर के आसपास में काट देते हैं। अक्टूबर के आसपास में काटा जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कीजिएगा कि वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है उसे बोलते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल की अवधि कब है?
तो इसको पूछ सकता है कि खरीफ फसल की अवधि क्या थी। याद रखना ऑप्शन दिया रहेगा जुलाई से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, तो इसको एक टिक मारना है जुलाई से अक्टूबर। यदि पूछेगा खरीफ फसल कब बोया जाता है तो कब बोया जाता है जुलाई के महीना में, कब काटा जाता है तो अक्टूबर के महीना में काटा जाता है। बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र की कोई दो चुनौतियाँ, देखो लोकतंत्र की कोई दो चुनौतियाँ लिखना है, क्या को लिखना है, कोई दो चुनौतियाँ का नाम लिखना है, कोई भी दो को लिखना है। देखो इसका चलो आंसर बनाते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, पहला देखो शिक्षा का अभाव, पहला क्या है शिक्षा का अभाव, पहला चुनौती क्या है शिक्षा का अभाव, और दूसरा में क्या सामाजिक असमानता। जिसको समझने का प्रयास, शिक्षा का अभाव मतलब क्या हुआ कि भारत में शिक्षा की कमी है। देखो भारत में जो शिक्षा की कमी है, ज़्यादातर लोग अशिक्षित है, जो भारत में जो है ज़्यादातर लोग क्या है अशिक्षित है, जिसके कारण जनता लोकतंत्र का महत्व नहीं समझती है। जिसके कारण क्या होता है जनता का जो है, जिसके कारण लोकतंत्र का महत्व नहीं समझ पाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा सामाजिक असमानता की लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक समानता जरूरी है। हमारे देश में जाति धर्म ऊंच नीच का भाव, देखो हमारे देश में जो होता है, हमारे देश में जो होता है धर्म जाति ऊंच नीच का भेदभाव बहुत चलता है, बहुत अधिक हो रहा है ये सब, कि समाज के लोगों में असहयोग नहीं सहयोग का अभाव है, मतलब सहयोग करना बहुत जरूरी है एक दूसरे के आपस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हो सकता है कि एक देश विकास कर सकता है। देखो भारत जो हम लोग का क्या है विकासशील देश है, बात क्या है विकास हो रहा है, विकासशील देश है, विकसित नहीं हुआ है, विकासशील देश है। देखो 5 में क्वेश्चन क्या आ जाएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लोग याद कर लीजिएगा। समवर्ती सूची में जो कौन कौन से विषय आते हैं, तो याद रखिए समवर्ती सूची लेके डैश देना है। जिस तरह लिख रहे हैं उस तरह से एग्जाम लिखोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। जिस तरह से हम लिखे हुए हैं अच्छा से सजा के लिख देना है तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसको अच्छा से कॉपी में पीडीएफ दे देंगे, देखते हैं। यदि डिस्क्रिप्शन में यदि पीडीएफ ले लिया तो दे देंगे, डिस्क्रिप्शन का लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक जाकर देख लीजिएगा एक बार। तो देखो समवर्ती सूची का मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से विषय आते हैं, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा वन श्रम पारिवारिक कानून आदि बहुत सारे आते हैं, आदि शामिल किया गया है। इन विषयों पर कानून कौन बनाता है, तो कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केंद्र सरकार को होता है, राज्य सरकार को होता है। देखो इसमें जो आता है कौन कौन से विषय आते हैं, शिक्षा आता है, वन आता है, श्रम आता है, अब पारिवारिक कानून आता है ना, वो सारा आता है। तो इसको देखो इस पर जो कानून करने का अधिकार है किसको मिला है, याद रखना केंद्र सरकार को राज्य सरकार को उसको कानून बनाने का अधिकार मिला है ना। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा 6 नंबर में कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा, देखो मुद्रा को मुद्रा माने क्या रुपया, तो मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिंपल सा 2 लाइन में आंसर देना है कि मुद्रा की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है, सिंपल सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य, देखो विदेशी मतलब क्या, जो बाहर से आया हुआ है, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है, सिंपल सा उत्तर देना है कि जब कोई बाहरी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश में या तो हमारे देश की कंपनियों में निवेश करता है, उसी को बोलते हैं विदेशी निवेश, उसको क्या बोलते हैं विदेशी निवेश बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ 8 नंबर, यहाँ से तो ये वाला सेक्शन बी का है, सेक्शन बी, यहाँ जो 3 नंबरिया क्वेश्चन, वो जो 7 क्वेश्चन था वो 2 नंबरिया क्वेश्चन था, और 7 में से आपको कोई भी 5 को सवाल का ही आंसर देना है ना। अब आगे हम लोग 3 नंबरिया 3 अंक वाला प्रश्न का आंसर देंगे, जो 7 नंबर तक था वो 2 अंक वाला प्रश्न था, आप देखने वाले 3 अंक का 4 अंक का इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। जो 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन में भारत के द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें, क्या करना है विभिन्न तरीके का उल्लेख करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों निम्न प्रकार से हैं। निम्न प्रकार से मतलब देखो पॉइंट पे पॉइंट लिख देना, जिस तरीके उसको लिखने से क्या होगा 1 नंबर भी नहीं करता है। देखो पहला पॉइंट क्या लिखना है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, गांधी जी थे असहयोग आंदोलन को क्या करते थे योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दिया जाए तथा इसके बाद सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए, है ना। बहिष्कार मतलब क्या, उसको बहिष्कार कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी माध्यम या माध्यम लिखना चाहिए, जो है यहाँ पर माध्यम कर देना चाहिए, माध्यम कोई बात नहीं, माध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ। कहाँ से हुआ, असहयोग आंदोलन प्रारंभ शहरी माध्यम वर्ग से प्रारंभ हुआ था। फिर बोला कि विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, क्या कर दिए विद्यार्थियों ने, छात्र ने क्या किए स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। फिर बोला शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिया, क्या दिया त्याग पत्र दे दिया। फिर वो बोल रहा है कि वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए, मतलब वकील जो थे केस लड़ना बंद कर दिया, क्या कर दिया केस लड़ना बंद कर दिए
तथा मद्रास अतिरिक्त प्रायः सभी प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया, सभी का बहिष्कार किया गया। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। फिर बोला कि शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई है ना, पिकेटिंग की गई तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछ जाता है बार बार, ये लोग पिछले साल भी आया था। देखो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 9 नंबर में कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। देखो पहले विश्व की तुलना, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो था, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के निम्नलिखित कारण थे। क्या थे निम्नलिखित कारण थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक बार क्वेश्चन इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा कि विश्व प्रथम युद्ध कब हुआ था। इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, विश्व प्रथम युद्ध कब हुआ था, इसको कमेंट में आंसर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल है, एग्जाम बार बार पूछेगा कि विश्व प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो इसको आंसर देना है, वो कमेंट आंसर में हम क्वेश्चन दे दिए, इसको आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। इसका आंसर कब होता है, कब हुआ था विश्व प्रथम युद्ध। तो पहला इसका पॉइंट लिखना कि जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। क्या होगा, प्रथम विश्व युद्ध में क्या होगा, ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। फिर को वह भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका। अपने भारत में क्या करना है, वो भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। क्या होगा, सुअवसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, देखो इसको इंग्लैंड कीजिएगा। क्या कीजिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो टाइपिंग में, इसको इंग्लैंड कर लीजिए। इंग्लैंड के सभी कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ों बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई। फिर बोला इसलिए भारतीय रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया था। क्या मिल गया, क्या था, देसी जो था ना बाजार, रातों रात में क्या मिल गया, विदेशी, क्या मतलब विशाल देसी बाजार मिल गया था। विशाल विदेशी नहीं, देसी बाजार मिल गया था। इसका आंसर हो जाएगा उसका, यही तक आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है 10 नंबर में कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको अच्छा से कर लीजिए कवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है, इसको अंतर देना, दोनों में अंतर क्या आखिर है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में निम्नलिखित अंतर है। क्या है, निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1 दीजिएगा, इसको लिखना, नवीकरण को लिख देना यहाँ पर। नवीकरणीय संसाधन देखो ये क्या होता है, वह संसाधन जिसका उपयोग बार बार हम लोग कर सकते हैं। वह संसाधन जिसका उपयोग देखो जी, वह संसाधन जिसका उपयोग बार बार, ये यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग के मिस्टेक किए हैं कि वह संसाधन लिखना, वह संसाधन जिसका, अरे उपयोग को यहाँ कर देना, जिसका बाद क्या कर देना है, वह संसाधन जिसका उपयोग बार बार कर, इसको हटा, यहाँ से हटा के इसको यहाँ कर देना, जिसका बाद लिख देना है। इसको क्या करना है, उपयोग को यहाँ से हटा के जिसका बाद में लिख देना है। उसके बाद इसको हटा के यहाँ से हटा, यहाँ इसको नहीं लिखना है। देखो वह संसाधन जिसका उपयोग बार बार कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि जल, क्या होगा, जल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या होता है, जिसको खत्म नहीं होगा कभी। देखो सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा, रोज सुबह होगा रोज आएगा, इस तरह कभी खत्म नहीं होने वाला है ना। पवन ऊर्जा भी नहीं खत्म होगा। तो देखो नवीकरण उसी को बोलेंगे जो वह संसाधन जिसका उपयोग बार बार कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि जल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या हुआ, नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, अनवीकरणीय संसाधन। तो वह संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद खत्म हो जाएगा। देखो एक ऐसा का संसाधन होता है कि वह संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसको बनने में कितना साल लगता है, और इस संसाधन को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कितना, लाखों वर्ष पार हो सकता है। इस संसाधन को बनने में क्या होता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। वैसे संसाधन को हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि कोयला, पेट्रोल, कोयला खत्म हो जाएगा ना, फिर इसको बनने में बहुत समय लग जाएगा। इससे थोड़ा कोयला को सावधानी से उपयोग कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे उपयोगी होती है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि दबाव समूहों की गतिविधि लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी होती है। पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना। देखो पहला पॉइंट कि दबाव समूह सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा कि दबाव समूह सरकार को किसी एक हित में कानून बनाने से रोकते हैं ना। तीसरा पॉइंट लिख दीजिएगा कि दबाव समूह आंदोलन के माध्यम से आम जनता सरकार को अपनी समस्याओं को अवगत करवाती है। क्या अवगत करवाती है और कुछ विशेष वर्ग के दबाव में आने से रोकती है। यह हुआ इसका बहुत इंपॉर्टेंट आंसर। क्या हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा। कामकाज किस तरह करता है, इसी तरह कामकाज करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 12 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ से जो इसका जो आंसर होगा इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है। किस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो पूछेगा इस तरह बोलेगा। देखो
क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन को रीड करते हैं कि श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करना। श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट को हमको क्या करना है, व्याख्या करना। चलो इसका आंसर समझते हैं ना। इसका आंसर यहाँ से इसका उत्तर लिखना है। यहाँ से पहला पॉइंट दीजिएगा, यहाँ पर इसको पहला पॉइंट दीजिएगा, नंबर बाय नंबर लिखते जाएगा। पहला पॉइंट इस पहला दूसरा तीसरा नंबर देना है इस तरह से। तो पहला पॉइंट में लिखेगा कि श्रीलंका एक कैसा देश है, द्वीपीय देश। श्रीलंका क्या है, एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है, द्वीपीय देश है। श्रीलंका जो है एक द्वीपीय देश है। क्या है, द्वीपीय देश है, जो भारत के दक्षिण तट के कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित है। भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित है। कौन, श्रीलंका। देखो ये भाई भारत है, इधर उधर पूर्व, इधर उधर पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। भारत श्रीलंका जो है इसके भारत के निचले भाग में लटका हुआ है। भारत के निचले भाग में लटका हुआ कि नहीं, यहाँ पर लटका हुआ है, भारत के निचले भाग में लटका हुआ है और कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित है। कौन, श्रीलंका, है ना। इसलिए बोला कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। जो द्वीपीय देश मतलब क्या, जो देखो श्रीलंका जिसका चारों ओर पानी घिरा हुआ है, उसी को बोलते हैं जो द्वीप देश। द्वीप मतलब क्या होता है, जो एक ऐसा स्थल जिसके चारों ओर पानी घिरा होता है, उसको बोलते हैं द्वीप। तो देखो श्रीलंका जो भारत है, इसके नीचे क्या है, श्रीलंका, यहाँ पर पानी से घिरा हुआ साइड में, तो इसको बोलेंगे द्वीप देश। तो श्रीलंका क्या एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट के कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि इसकी आबादी कोई 2 करोड़ लगभग के बराबर है ना। देखो श्रीलंका का जो आबादी है कितना करोड़ है, लगभग 2 करोड़। कितना है, लगभग 2 करोड़ है, जिसके हमारा हरियाणा के बराबर, हम लोग भारत है, हमारा हरियाणा जो है उसके बराबर मुकाबला कर देता है ना, उसके बराबर होता है। इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हम लोग क्या बोल सकते हैं, हरियाणा के बराबर है। हम लोग का हरियाणा जो है राज्य उसके बराबर है ना, हरियाणा राज्य के बराबर है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि बेल्जियम की राजधानी। देखो बेल्जियम की भांति, देखो बेल्जियम में भी ऐसा ही था ना, बेल्जियम की भांति यहाँ भी, बेल्जियम भी और यहाँ भी, श्रीलंका में भी बेल्जियम की भांति यहाँ भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। देखो श्रीलंका में जो बहुत सारे जाति के लोग समूह रहते हैं ना, कई जाति, अलग अलग प्रकार की जाति रहते हैं। जैसे कि देश की आबादी का 74%, श्रीलंका के देश में 74% लोग सिंहली का है। किसका है, सिंहली भाषी का है। क्वेश्चन पूछ देगा कि श्रीलंका में कितने प्रतिशत सिंहलियों का है, कितना प्रतिशत, 74%। कितना है, 74% क्या है, सिंहलियों भाषा का है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि जबकि 18% क्या है, लोग तमिल है, और जो बचा उसको 18% क्या है, तमिल भाषा। कौन भाषा है वाला, तमिल का लोग है ना। 18% क्या है, तमिल। और जो बच गया बाकी अन्य भाग, देखो बाकी भाग अन्य छोटे छोटे जातीय समूह जैसे ईसाइयों और मुसलमानों का है। किसका है, ईसाई मुसलमानों का है। कितना, जो बच गया, जैसे 74 था मेरा सिंहली, 18 था मेरा क्या, तमिल। जितना बचा वाला कितना होगा, जो बचा हो छोटा छोटा वो कई प्रकार ईसाई भी लोग हैं, मुसलमानों का भी लोग आ जाता है। उसमें क्या होता है, वो उसमें जो बचा उसमें हो जाता है। तो मेरा श्रीलंका का मेरा जातीय बनावट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 30 नंबर में कि ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। क्या बोला है कि ऋण की शर्तें का उल्लेख करना है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके ऋण की शर्तें क्या क्या होता है उसको लिख देना है। पहला पॉइंट, ब्याज दर। देखो ब्याज दर का मतलब क्या होता है ना, ऋण पर वार्षिक, ऋण जो होता है जो कर्जा लेते हैं उसे बोलते हैं, जो ऋण पर वार्षिक या मासिक ब्याज दर निश्चित की जाती है। जो ब्याज दर होता है वो निश्चित समय के निश्चित स्थान पर कितना प्रतिशत से हिसाब लेंगे पैसा, वो निश्चित पहले जो देने से पहले जोड़ लेता है कि इतना हिसाब से देंगे तो आपको देंगे ऋण, तो फिर नहीं देंगे। इससे पहले बात कर लेता है कि ऋण पर वार्षिक, मैंने वार्षिक मतलब कितना समय में कितना दर देना है उसको पहले से हिसाब कर लेता है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि समर्थक ऋणाधार। समर्थन मतलब क्या, समर्थन हो लेता है कि कर्ज लेने वाले व्यक्ति उधारदाता को गारंटी देने के रूप में संपत्ति जमानता के रूप में तय करता है। मतलब कुछ गारंटी होना चाहिए कि तो आप घुमा पाओगे कि नहीं, उसके लिए कुछ प्रूफ दिखाना पड़ता है। क्या आपको प्रूफ है, क्या दे सकते हैं, क्या यदि नहीं दीजिएगा तो आपको क्या कब्जा कर सकते हैं, यदि नहीं दीजिएगा जमीन सब का क्या कर लेता है, जमीन सब उसके बदले ले लेता है। यही होता है, यदि ऋण में फंस जाइएगा तो आपको क्या होता है कि जमीन जितना बचा उसका सब वहाँ पर पहले सर्टिफिकेट साइन कर लेता है, उसको फिर ले लेता है। यदि नहीं दीजिए, समय के हिसाब से नहीं दीजिएगा, ऋण मूलधन वाला वापस नहीं कीजिएगा तो फिर आपका जो साइन किए थे वो वाला बेच के ले लेगा पैसा। समर्थक ऋणाधार क्या होता है, कर्ज लेने वाले व्यक्ति उधारदाता को गारंटी देने की संपत्ति जमानता के रूप में तय करता है। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर ऋण लेने वाला पैसा नहीं चुकाता है तो कर्जदाता क्या करता है, जो ऋण देता है वो क्या करता है, समर्थक ऋणाधार को बेचकर, जो जिसने आप साइन किए थे जिसमें जमीन में, उसको बेचकर पैसा वापस प्राप्त कर सकता है ना, वो पैसा वापस प्राप्त कर लेता है ना, वही होता है इसका ऋण देने का आधार। तीसरा में क्या देना, आवश्यक। क्या बोला कि आवश्यक कागजात। आवश्यक का मतलब जो आवश्यक है उसको देखता है ऋण, जो बैंक कहीं भी ऋण लेते हो जो इंपॉर्टेंट कागज उसको देख लेता है पहले, क्या का प्रूफ है, क्या सबूत है, उसको देखता है पहले कि ऋण लेने वाला अपनी आर्थिक स्थिति आवश्यक कागजात ऋण के देने के वाले
को देता है। किसको देता है? ऋण देने वाले को देता है। चौथा पॉइंट क्या दे रहा है कि भुगतान के तरीके। देखो भुगतान मतलब क्या है, उसको कैसे चुकाते हैं, कैसे चुकाना है। कि भुगतान एक क्या बोले कि भुगतान एक मुश्त करना है या समय समय पर कब करना है यह तय किया जाता है। कब कब देना है आपको पैसा, उसको तय किया जाता है पहले ही, ऋण देने से पहले कि इतना महीना में देना जमा करना है। पाँचवा पॉइंट क्या बोला कि ऋण की अवधि। ऋण की अवधि मतलब ऋण का क्या अवधि होता है, ऋण का अवधि बताना है कि ऋण दीर्घकालीन है या कम समय का है, यह निश्चित किया जाता है, पहले निश्चित किया जाता है ना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 नंबर में कि विश्व व्यापार यानी कि WTO के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखना है। इसके जो विश्व व्यापार संगठन, इसके कोई 3 उद्देश्यों का संगठन का लिखना है, किन्हीं 3 उद्देश्य को लिखना है। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सटीक आंसर यहाँ से आंसर लिखना है कि विश्व व्यापार संगठन के 3 उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या निम्नलिखित है? पहला पॉइंट लिखेगा, पहला पॉइंट में दिया कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना है, पहला पॉइंट। दूसरा में लिख दीजिएगा कि पर्यावरण का संचरण एवं उसकी सुरक्षा करना, दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट लिख देना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, ये तीसरा पॉइंट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 15 नंबर। यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन आना शुरू हो गया, यहाँ से 15, 16, 17 यहाँ से धीरे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। यहाँ से मतलब जितना और आगे जाएगा उतना लॉन्ग क्वेश्चन 250 शब्दों में, 500 शब्दों में, 150 शब्दों में इसको आंसर देना, बड़ा आंसर देना है इसमें। खाली समझिए, सही से आपको एग्जाम में बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए समझने का प्रयास करें, रटने का प्रयास ना करें। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ, किसी भी क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटना नहीं है, सिर्फ उसको समझना है सही ढंग से और सही से एग्जाम में दे के आना है। मैं आपसे यही कामना करता हूँ, है ना। 15 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और एक बात देखो, कभी भी किसी काम को कल पर ना टाले, है ना। देखो जो कल करे सो आज बोलते हैं ना, जो कल करे सो आज, जो आज करे सो अब, ये वाला होता है ना। देखो जिसने कहा कल बीत गया कल, और जिसने कहा परसों वो भी बीत गया परसों, जिसने कहा आज वही करेगा दुनिया में राज। वाला याद कर लीजिएगा, जिसने कहा आज वही करेगा दुनिया में राज। बोलते हैं ना, हो चुका है आकाश रंग का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। देखो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, है ना। इसको याद कर लीजिएगा। इसका आंसर पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। इसका पहला पॉइंट दीजिएगा कि छापे खाने के कारण किताबें बड़ी मात्रा में छपने लगी और बच्चों महिलाओं को साधारण व्यक्ति तक पहुंचाने लगी। इस प्रकार ज्ञान का प्रकाश बढ़ने लगा, है ना। इसको याद करें। दूसरा पॉइंट में लिखना है कि छापने के कारण बड़े बड़े विद्वानों और दार्शनिकों के विचार बड़ी तेजी से लोगों तक पहुंचने लगे और लोग प्रत्येक बात को कसौटी पर कसने लगे। क्या कसौटी पर कसने लगे। इससे क्या हुआ, इससे पुराने अंधविश्वास और मान्यताओं को चुनौती मिली। क्या उन्हें पुराने अंधविश्वास और मान्यता को चुनौती मिली। अंधभक्ति और निरंकुशवाद के विरुद्ध विचार फैलने लगे। जो पॉइंट है इसको नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलना है कि मुद्रण ने लोगों के दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया। क्या कहते हैं, दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया। फिर बोला कि पुस्तकों ने लोगों के मन में विवेक और बुद्धि का ऐसा संचार किया कि लोग क्या चर्च क्या राजसत्ता सबका समानता करने के लिए तैयार हो गए। लुई वेस्टिन मार्सिस ने लिखा, क्या लिखा कि छापा खाना प्रगति का सबसे शक्तिशाली औजार है। क्या बोला कि छापा खाना प्रगति का सबसे शक्तिशाली औजार है। क्या है, सबसे शक्तिशाली औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद बह जाएगा। क्या हो बह जाएगा, क्या बात बोला है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि छापा खाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुहासिए के द्वार खुले। क्या हुआ, खुल गया है। फिर बोला इससे वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। क्या नई संस्कृति को जन्म दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है कि कई दार्शनिक और तर्कवादियों को अपने ज्ञान और विचारों का प्रसार करने का अवसर मिल गया। इससे जनता का झुकाव नए ज्ञान और तर्कपूर्ण विचारों की ओर बढ़ा। क्या हो, विचारों की ओर बढ़ा। इसका सटीक आंसर हो जाएगा। इसका कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधताओं को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठता है। बताना इसका आंसर क्या होगा। उसका उत्तर क्या हो जाएगा कि विश्व भर में
कोई एक ऐसा देश है, कोई एक ऐसा देश है नहीं, कोई एक ऐसा देश नहीं है जहां धर्म, जाति, भाषा या आर्थिक स्थिति के स्थिति के आधार पर एक मिनट देखो फिर से रीड करते हैं। विश्व भर में कोई एक ऐसा देश नहीं है जहाँ पर धर्म, जाति, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, है ना। परंतु यह केवल लोकतंत्र में ही नहीं, यह बिल्कुल लोकतंत्र में ही संभव है ना। यह क्या लोकतंत्र में ही संभव है कि हर प्रकार की विविधताओं और विभिन्नताओं में आपसी सामंजस्य बिठाया जा सकता है। इसका पॉइंट लिख देना है। पहला पॉइंट क्या लिखना है कि लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है, इसमें अमीर और गरीब के वोट का समान मूल्य है, इससे कोई भेदभाव नहीं है। इससे क्या होता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि लोकतंत्र में पुरुष व महिलाओं को बराबर के अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्या बराबर अधिकार प्रदान किए गए हैं। पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी अपना व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार मिलता है। यहाँ पूरा कर दीजिएगा, पूरा अधिकार मिलता है। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखिएगा, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों का समान महत्व है, दोनों ही एक दूसरे के भावनाओं का आदर और सम्मान करते हैं। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा किसका, 16 का सटीक आंसर हो जाएगा। यहाँ तक लिख देना है। 16 का आंसर थोड़ा लॉन्ग, देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना, लिख लेना, समझने का प्रयास करना है बस, और रटना नहीं है। अब 17 में क्या बोला है कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना करना है। क्या करना है, विवेचना कीजिए, है ना। ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय को व्यावसायिक रूप से सरल बनाना है। क्या बनाना, सरल बनाना है, अर्थात खरीद बिक्री के एक सरल माध्यम के रूप में कार्य करना है। क्या करना है, कार्य करना है। फिर बोला कि व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए वस्तुओं अथवा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का निर्धारण आवश्यक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आवश्यक होता है। फिर लिख देना है कि यह कार्य मुद्रा के द्वारा होता है। किसके द्वारा, मुद्रा के द्वारा, जैसे मजदूरी, पेंशन आदि का भुगतान एक समय के बाद होता है। इस तरह से आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा के माध्यम से स्थगित भुगतान विश्वसनीय तरीके से होता रहता है। किसी अर्थव्यवस्था की स्थिति लोगों की क्रय शक्ति, क्या बोला, क्रय शक्ति तथा प्रति व्यक्ति आय से मालूम होती है। इससे आकलन में मुद्रा की प्रमुख भूमिका होती है। इसका सही आंसर जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जल दुर्लभता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल संरक्षण के कैसे, देखो जल संरक्षण के कैसे किया जाता है। यहाँ पर किए, यहाँ फालतू घुस गया, इसको हटा दीजिए के को, कि जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है। इसको याद रखिए। इसका आंसर क्वेश्चन ये हो जाएगा कि जल दुर्लभता क्या है और जल संरक्षण को कैसे हम लोग कर सकते हैं, जल को संरक्षण कैसे कर सकते हैं। इसका आंसर किस तरह लिखना है, उस उत्तर हो जाएगा कि पानी यद्यपि प्रकृति का असमाप्त होने वाला उपहार है, फिर भी असमान वितरण, अत्यधिक मांग, एक क्या बोला कि एक यहाँ पर दिया हुआ है कि मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। क्या देखो, जल क्या है, हम लोग जानते हैं जल एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन तब पर भी जल की कमी काहे होता है, इसको संरक्षण करना क्यों। देखो अगले पीढ़ी को भी देखा जा सकता है कि उसका भी उपयोग, जल का उपयोग कर सके, इसलिए हम लोग जल को बचा के चलना। देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पानी यद्यपि प्रकृति का असमाप्त होने वाला उपहार है, तो फिर भी असमान वितरण, अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। सही बात है। तो जल दुर्लभ होता जा रहा है। पानी की कमी इस समस्या को जल दुर्लभता ही कहते हैं। अब देखो किसको कैसे बचा सकते हैं जल को। देखो यहाँ पर लिखा गया कि जल संरक्षण करने का उपाय, क्या उपाय है, पहला पॉइंट कि अधिक जल संग्रहण के लिए अत्यधिक जलाशयों का निर्माण करना है। जहाँ पर अधिक वर्षा होता है वहाँ पर क्या करना, अगल बगल में कोई डोभा खोद देना है, तो कुछ गड्ढा खोद देना है, गड्ढा करके वहाँ पर पानी को इकट्ठा करना है कि जलस्तर बना रहे। दूसरा पॉइंट कि भूमिगत जल में वृद्धि करना, भूमिगत जल में क्या करना, वृद्धि करना। तीसरा पॉइंट लिखना कि नदी जल ग्रिड बनाना, है ना। चौथा पॉइंट दिया कि वर्षा जल का संग्रहण करना, जो बारिश होता है उसका जल को एक जगह इकट्ठा करना। पांचवा पॉइंट दिया कि जल संभरण तकनीकों को अपनाना। ये लोग क्या हो, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको क्या होता है, इससे क्या होता है, आपको जल की बचत होती है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, उसको वीडियो को एंड कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे साइंस का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला देंगे। आप लोग कमेंट कीजिए किसका लाना है। 19 क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र एवं पतन के नाम
के नाम का मिलान करना। देखो हजारीबाग का करना है, अजमेर का करना, लोअयस्क क्षेत्र, विशाखापट्टनम और मंगलुरु, है ना। इसको हमको दिखाना है डायग्राम में, इसको फिगर में बताना है कहाँ पर हजारीबाग अजमेर, इसको डायग्राम में सही करना। देखो यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, फिगर इसमें ख्याल का सोल्व। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 नंबर में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 नंबर में क्या होगा, 3 नंबर में, 4 नंबर है वो लास्ट अंतिम क्वेश्चन 5 नंबर। इसका आंसर लिख देना। देखो 1 नंबर में क्या होगा, 2 नंबर में क्या होगा, 3 नंबर में क्या लिखना है, 4 नंबर क्या लिखना है और 5 नंबर क्या लिखना है बता दीजिए। नीचे हमको आंसर लिख दिया। देखो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा कि वो उत्तर क्या हो जाएगा कि पहला में क्या लिखना है, अजमेर। जो पहला में जो है अजमेर वो कहाँ स्थित है, राजस्थान। देखो राजस्थान में है। देखो यहाँ पर अजमेर जो है, देखो ये वाला किसका, राजस्थान का हिस्सा। ये वाला किसको बोलते हैं, राजस्थान बोलते हैं ना। ये वाला झारखंड बोलते हैं। इस तरह से इसको फिगर में दिखाना है ना। अजमेर में क्या, अजमेर जो है कहाँ, राजस्थान में, हजारीबाग कहाँ है, झारखंड में है। और लोअयस्क क्षेत्र कहाँ है, उड़ीसा में है। और विशाखापट्टनम का है, आंध्र प्रदेश। देखो यहाँ पर देखो फिगर में सब आर को दिया हुआ है, मंगलुरु यह कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ करने को यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, कर्नाटक, यहाँ पर कर्नाटक में मंगलुरु है। फिर यहाँ पर दिया क्या, आंध्र प्रदेश में क्या है, देखो आंध्र प्रदेश में जो दिया था, आंध्र प्रदेश में देखो यहाँ पर 1 मिनट, देखो आंध्र प्रदेश में क्या था, विशाखापट्टनम। देखो आंध्र प्रदेश में क्या है, यहाँ पर विशाखापट्टनम होगा। ये वाला क्या है, उड़ीसा हो जाएगा। ये वाला क्या, झारखंड, वाला राजस्थान। इसमें डायग्राम को, फिगर को अच्छा से डायग्राम कर देना है। तो हम वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अच्छा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।